मजा आ गया। लेकिन इस कोन के ऊपर स्ट्रॉबेरी तो है ही नहीं। हाँ बेटा, मैंने बोला था लगाने को, बट वो फ्रेश स्ट्रॉबेरी थी नहीं उनके पास। लेकिन ये पूरी आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की ही तो है। नहीं, मुझे असली स्ट्रॉबेरी भी खानी थी। मैंने आपको बोला था पहले ही। क्या पापा, आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? ओफो, सच में कोई फायदा नहीं आपके इतना अमीर होने का। मेरी बच्ची की इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सके आप। पर माया, मैं रहने दीजिए, आप तो बस अपनी उस भतीजी के बारे में ही सोचिए। अपनी बेटी को कैसे खुश करना है ये मैं ही देख लूंगी। मिंकी, यू डोंट वरी बेबी, मम्मा आपके लिए शाम को स्ट्रॉबेरीज का पूरा पैक लेकर आएंगी, ओके? इतना कहकर माया ने दरवाजे की ओट में खड़ी पिंकी को घूर कर देखा, वहां से चली गई। सुनील भी उठकर अपने ऑफिस चला गया और बेचारी पिंकी टेबल पर रखी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम को ललचाई निगाहों से निहारने लगी। उसके सामने ही वो आइसक्रीम पिघल कर बिल्कुल बेकार हो गई, लेकिन पिंकी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़कर उस आइसक्रीम को चख भी सके। हालांकि अब भी उस आइसक्रीम के सामने से जाने का पिंकी का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। और फिर ये देखो, महारानी तब से यही खड़ी है और वहां घड़ी में 9 बजने वाले हैं। मिंकी तो तैयार होकर स्कूल भी चली गई। वो चाची, अब मैं पूछ रही थी कि अब क्या करना है। सच में कुछ नहीं सिखाया इसके माँ बाप ने। एक एक काम बोलना पड़ता है। अपनी आंखों से कुछ नहीं दिखता क्या तुझे? और वहां किचन में सिंक बर्तनों से भरा पड़ा है। कृपा करके उन्हें धो लीजिए महारानी जी। अब क्या सारा दिन ऐसे ही लार टपकाती रहेगी? ऐसा कर, ये पिघली हुई आइसक्रीम जाकर बाहर कटोरे में डाल दे। अभी थोड़ी देर में कोई बिल्ली आएगी तो पी लेगी। कम से कम किसी के मुंह तो लगे इतनी महंगी आइसक्रीम। ये कहकर माया मुस्कुराई और वहां से चली गई। दरअसल माया अच्छे से जानती थी कि उसकी बेटी मिंकी की तरह ही पिंकी को भी स्ट्रॉबेरीज कितनी ज्यादा पसंद है, लेकिन उसे तो पिंकी को तरसाने और परेशान करने में ही मजा आता था। इसीलिए उसने जानबूझकर पिंकी को वो पिघली हुई आइसक्रीम बिल्ली के कटोरे में डालने को कहा। उसे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी, जो उससे बहुत प्यार करते थे। फिर उसी शाम, ये लो मिंकी, अब जितनी चाहो उतनी स्ट्रॉबेरीज खाओ। वाओ मम्मा, मुझे तो ये सारी खानी है। अब रुको पिंकी, मेरा मतलब है कि पहले हाथ तो धो लो। चुप कर, अब तू सिखाएगी मेरी मिंकी को। जाकर डिनर के लिए सब्जियां काट, चल जा यहाँ से। पिंकी उदास होकर वहां से चली गई। अब रुको मिंकी, ये वाली रहने दो। ये स्ट्रॉबेरी थोड़ी खराब सी लग रही है, इसे मत खाओ। इसे खाकर तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। तो मम्मा, क्यों ना हम ये पिंकी को दे दें? अगर उसकी तबीयत खराब हुई तो मुझे बहुत मजा आएगा। ऐसी बात है तो ठीक है, दे दो उसे। मैं जरा पड़ोस वाली आंटी से मिलकर आती हूँ, ओके? माया के जाने के बाद मिंकी ने वो खराब स्ट्रॉबेरी उठाई और उसे पिंकी के पास ले जाकर बोली, पिंकी ये लो, मम्मा ने बोला है कि तुम खा लेना इसे। पहले तो पिंकी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने प्लेट पर रखी स्ट्रॉबेरी को देखा तो उसे पूरी बात समझ में आ गई। लेकिन फिर भी उसके भोले मन ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी खराबी सही, लेकिन मुझे खाने के लिए स्ट्रॉबेरी तो मिली। देखने में कितनी प्यारी और मीठी लग रही है। रुक जाओ प्लीज, मुझे मत खाओ। हैं? ये कौन बोला? ये मैं हूँ, तुम्हारे हाथ में। क्या तुम? हाँ मैं एक जादुई स्ट्रॉबेरी हूँ। मैं तुम्हारी कोई भी 3 इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ, जो तुम चाहो। क्या सच में? लेकिन तुम तो जादुई हो, पर अब बूढ़ी हो गई हूँ। कुछ ही दिनों में पूरी तरह गलकर खत्म हो जाऊंगी। अगर ऐसी हालत में तुम मुझे खाओगी तो बीमार पड़ सकती हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ यहाँ कितना गलत हो रहा है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम अपनी कोई भी 3 इच्छाएं कहो, मैं उन्हें पूरा करूंगी। अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले तो तुम मुझे एक ऐसी आइसक्रीम दो जो कभी ना पिघले और कभी खत्म ना हो, और हाँ, वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की होनी चाहिए। और तुरंत एक जादुई आइसक्रीम पिंकी के हाथों में आ गई, जिसे पिंकी जितना खा रही थी वो उतनी ही बढ़ती जा रही थी और पिघल भी नहीं रही थी। फिर क्या था, पिंकी ने जी भरकर वो आइसक्रीम खाई और जब उसका मन भर गया तब अब बस मेरा पेट भर गया, बाद में खाऊंगी अब। और तुम्हारी दूसरी इच्छा? मुझे पता है तुम मेरे मम्मी पापा को तो वापस नहीं ला पाओगी, लेकिन क्या तुम मुझे यहाँ से बहुत दूर एक छोटा सा घर दे सकती हो जहाँ मैं खुश रह सकूं? ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन तुम उस घर में अकेली खुश कैसे रहोगी? मैं वहाँ अकेली नहीं रहूंगी, तुम वो सब छोड़ो।
और मुझे वो घर दे दो जल्दी। और अगले ही पल पिंकी और जादुई स्ट्रॉबेरी एक छोटे से लेकिन बड़े ही प्यारे घर के सामने खड़े थे, जो अब से पिंकी का था। अरे वाह, थैंक यू सो मच दोस्त। और अब तुम्हारी तीसरी और आखिरी इच्छा की बारी, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। मैं तुम्हें चाहती हूँ दोस्त, मैं तुम्हें यहीं अपने घर के बाहर जमीन में दबा दूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम फिर से उगो, तुम्हारा भी परिवार हो और तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मेरी दोस्त बनकर। यही मेरी इच्छा है। फिर ठीक वैसा ही हुआ जैसा पिंकी चाहती थी। उसने जादुई स्ट्रॉबेरी को जमीन में बो दिया। कुछ ही दिनों में एक छोटा सा पौधा वहां पर उग गया, जिसका पिंकी ने बहुत अच्छे से ख्याल रखा। और कुछ ही दिनों के अंदर उस पौधे पर बहुत से छोटे छोटे दोस्त उगाए, जो पिंकी की खुशी के लिए काफी थे। मनीषा कपड़ों के शोरूम में नौकरी करती थी। पति विनोद भी ऑटो रिक्शा चलाता था, पर पिछले महीने ही एक एक्सीडेंट में उसके पैर की हड्डी में काफी बड़ा फ्रैक्चर हो गया, जिस कारण वो पूरी तरह से बेड रेस्ट पर था। मनीषा के ऊपर ही घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। मनीषा रोजाना सुबह नौकरी पर जाने से पहले घर का सारा काम निपटाती, अपनी सास और विनोद का खाना बनाकर विनोद को दवाई देकर फिर घर से निकलती। इसी कारण कई बार मनीषा को शोरूम पहुंचने में देर हो जाती थी, जिस कारण उसके साथ में काम करने वाली एक और लड़की सुमन, जो उससे जलती थी, वो शोरूम के मालिक को भड़काती रहती थी। क्या बात है सुमन, मनीषा दिखाई नहीं दे रही? सर जी, वो तो रोजाना ही देर से आती है, जब देखो बहाने ढूंढती रहती है। कभी उसका ऑटो रिक्शा खराब हो जाता है, कभी कहती है मेरे पति की तबीयत बिगड़ गई, कभी कहती है ये हो गया वो हो गया, कुछ ना कुछ बहाने लगाती रहती है। वो देखिए आ गई है। नमस्ते सर जी। क्या बात है मनीषा, टाइम देख रही हो? घड़ी में कितना हुआ है? ये कोई टाइम है शोरूम में आने का? है 10 बजे का टाइम है और 10:15 हो रहे हैं। 15 मिनट देर से आई हो तुम। सर जी, मैं 10 बजे तक आ जाती हूँ, बस आज ही लेट हुआ है। सुमन तो कह रही है कि तुम रोजाना ही देर से आती हो। इसका मतलब क्या सुमन झूठ बोल रही है? आज तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा बहाना बना लेती हो कमियों से बचने का। तुम्हें पता है त्योहार सिर पर है, ग्राहक सुबह सुबह आने शुरू हो जाते हैं। सुमन अकेले कितना संभालेगी? जाओ जाकर काउंटर पर खड़ी हो, और दोपहर का लंच आज तुम्हें सिर्फ 15 मिनट का ही मिलेगा, आधे घंटे का नहीं। मनीषा चुपचाप काउंटर पर जाकर खड़ी हो जाती है और ग्राहकों को कपड़े दिखाने लगती है। सुमन मन ही मन हंस रही थी, क्योंकि मनीषा की डांट पड़ने पर वो बहुत खुश थी। मनीषा सुबह से भूखी थी, क्योंकि घर के कामों में उसे अपने लिए कुछ खाने का समय ही नहीं मिला। वो बेचारी पूरा दिन खड़े होकर काउंटर पर ग्राहकों को देखती रही, और सुमन बार बार बहाने से स्टोर रूम में जाती और कुछ न कुछ खा पी कर फोन पर लग जाती। मनीषा ने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया था, और शाम को भी जब वो घर पहुंची तो घर के कामों में लग गई। उसकी सास कोई भी काम करके राजी नहीं थी, बस सारा दिन बैठी रहती थी। विनोद की देखभाल करने से लेकर शाम का खाना बनाना, बस इसी में मनीषा की जिंदगी सिमट कर रह गई थी। क्या बात है बहू, आज रात की रोटी देने में बहुत देर लगा दी। ला रही हूँ माँ जी, बस दाल को तड़का लगा रही हूँ। तुम्हें पता है मुझे रात की दवाई लेनी होती है। अब तुम इतनी देर से खाना दोगी तो मैं दवाई कब लूंगी? कुछ तो सोचा करो बहू। मनीषा जरा पानी तो देना। जी अभी लाई। ऐसे ही घर और बाहर के कामों में मनीषा की जिंदगी गुजर रही थी, पर एक भयानक मुसीबत मनीषा के सिर पर मंडराने वाली थी, जिससे वो बिल्कुल बेखबर थी। मनीषा अगले दिन शोरूम में पहुंची तो मालिक गुस्से में आग बबूला बैठा था। मनीषा एक बात बताओ, कल हमारे यहाँ शहर के मशहूर रईस देवीलाल की बेटी पूर्णिमा लहंगा खरीदने आई थी। उसने 2 लाख रुपए का लहंगा खरीदा था। उस लहंगे को मैंने तुम्हें कल यही बोला था कि वो फिनिशिंग पर जाएगा, उसे संभाल कर रख देना। हमारे शोरूम में उस लहंगे का एक ही पीस था जो पूर्णिमा जी को पसंद आया था। तुम्हें पता भी है वो लहंगा एक जगह से बुरी तरह फट गया है। सीसीटीवी कैमरे में सबसे आखिर में तुम ही लहंगे को संभालती हुई नजर आ रही हो। शराफत से बता दो कि वो लहंगा फटा कैसे, क्योंकि सबसे आखिर में तुम ही शोरूम से बाहर निकली थी। नहीं सर जी, मैंने लहंगा नहीं फाड़ा, मेरा विश्वास कीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं तुम्हें शाम 6 बजे तक का समय देता हूँ। या तो तुम ये लहंगा कैसे भी ठीक करके दोगी, या फिर पूरे 2 लाख रुपए तुम मुझे दोगी। मेरा तो नुकसान हो गया ना। अब जाओ यहाँ से और इसे ठीक करके ही लाना, नहीं तो पैसे लेकर आना, वरना कल सुबह पुलिस तुम्हारे घर पहुंचेगी। मनीषा रोती बिलखती रही, पर शोरूम का मालिक उस पर बिल्कुल भी दया नहीं कर रहा था। मनीषा रोती हुई घर लौट रही थी, तभी उसकी नजर सड़क पर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है, जो सड़क पार कर रही थी और गाड़ी उसके सामने आने ही वाली थी। मनीषा झट से उस बूढ़ी औरत को गाड़ी के आगे आने से बचा लेती है। अम्मा संभाल कर, अभी गाड़ी से आपको चोट लग जाती। शुक्रिया बेटी, जीती रहो। क्या करूं, आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए सड़क पर गाड़ी निकलने की भनक ही नहीं पड़ती।
अम्मा, आपके हाथ से ये पोटली गिर गई थी, ये लीजिए। बेटी, तुम जानती हो इस पोटली में एक रेशमी कपड़ा है जिससे हम अपनी पसंद की कोई भी जादुई पोशाक बना सकते हैं। किसी जमाने में मैं एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी और इस कपड़े की सहायता से बहुत सुंदर सुंदर पोशाक बना लिया करती थी, पर अब उम्र के साथ मेरी आंखें भी कमजोर हो गई हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे बुढ़ापे का फायदा उठाकर कोई इस कपड़े को चुरा कर ले जाए, इसलिए इसे पोटली में बांधकर अपने साथ रखती हूँ। पर मुझे लगता है अब मैं ज्यादा दिन तक इस दुनिया में नहीं रहूंगी और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए ये रेशम का कपड़ा मैं तुम्हें देती हूँ। इसकी सहायता से तुम कोई भी पोशाक बनाकर बेच सकती हो और अपना खुद का व्यापार कर सकती हो। अम्मा, आज तो आप सचमुच मेरे लिए भगवान का कोई रूप बनकर आई हो। आपने ये कपड़ा देकर मेरी बहुत बड़ी परेशानी को दूर कर दिया। आप मेरे ही साथ क्यों नहीं चलती हो? मैं आपको अपने पास रखना चाहती हूँ। नहीं बेटी, अब मैं उम्र के इस पड़ाव पर हूँ कि मुझे 4 धाम की यात्रा करनी है, इसलिए मैं तो बस प्रभु के चरणों में ही अपने आखिरी दिन गुजारना चाहती हूँ। मनीषा से विदा लेकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। मनीषा भी उस रेशमी कपड़े को लेकर घर आ गई। वो थोड़ी घबराई हुई थी। उसने चुपचाप अपने कमरे में उस कपड़े को बिछाया और बोली, ऐ जादुई रेशम के कपड़े, मैं जैसा लहंगा चाहती हूँ क्या वो मेरे सामने आ सकता है? देखते ही देखते मनीषा के सामने हूबहू वैसा ही लहंगा आ जाता है जैसा शोरूम से गायब हुआ था। मनीषा खुशी के मारे उछल पड़ती है। उसकी तो मानो सारी परेशानियां दूर हो गई थी। वो अच्छे से उस लहंगे को पैक करती है और शोरूम पर लेकर पहुंचती है। लहंगे को बिल्कुल ठीक हालत में देखकर शोरूम का मालिक हैरान रह जाता है। अब उसके आगे प्रश्न करने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। सर जी, मैं आपके शोरूम की नौकरी छोड़ रही हूँ। जहाँ पर विश्वास न हो ऐसी जगह पर काम करने का कोई फायदा नहीं है, मुझे माफ कीजिएगा। मनीषा नौकरी छोड़कर घर आ जाती है। मनीषा ने रेशम के कपड़े की सहायता से सुंदर सुंदर जादुई लहंगे बनाकर शहर की बड़ी दुकानों पर बेचने शुरू कर दिए। लहंगे देखने में बहुत सुंदर थे, इसलिए वो ग्राहकों को बहुत पसंद आने लगे। अब तो शहर में ही क्या, आसपास के बड़े शहरों में भी मनीषा के लहंगे बिकने लगे। ये देखकर उसकी सास और पति बहुत खुश थे। मनीषा ने उन्हें उस रेशम के कपड़े के बारे में सच्चाई बता दी थी। जिस शोरूम पर मनीषा नौकरी करती थी, उसके मालिक को सच्चाई का पता चल गया था कि सुमन ही असली गुनहगार है। उसने ही लहंगा जानबूझकर फाड़ा था, इसलिए मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया और मनीषा से माफी भी मांगी। मनीषा ने उसे माफ तो कर दिया, पर उसे अपने लहंगे नहीं बेचे, जिससे वो लज्जित होकर वापस चला गया। धीरे धीरे मनीषा ने विनोद का अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया और वो भी ठीक हो गया। अब तो वो भी मनीषा के साथ लहंगों के व्यापार में हाथ बटाता था। बड़े बड़े फैशन शो में मनीषा के लहंगे जाने लगे। देखते ही देखते मनीषा लहंगों की बड़ी व्यापारी बन गई। आज उसने अपनी सास और पति विनोद को वो सारी खुशियां दे दी थी जिसके लिए वो हमेशा से ही तरस रहे थे।